अस्सलामुअलैकुम। जैसे आप सबको पता है कि इन दिनों हम एक्चुअली पेपर 5 यानी नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स पढ़ रहे हैं, लेकिन रिसेंटली आई केम टू नो कि समहाउ आई हैव स्किप्ड चैप्टर 14 ऑफ रिवाइज्ड बजट मैनुअल, दैट इज रिवाइज्ड एस्टिमेट्स। तो पहले हम आज वही कंप्लीट करेंगे सो दैट हमारा सिलेबस जो है बजट मैनुअल का, रिवाइज्ड बजट मैनुअल का, वो कंप्लीट हो जाए। आई रिग्रेट माई मिस्टेक, इनएडवर्टेंटली मुझसे स्किप हुआ है ये चैप्टर, तो आज पहले हम यही चैप्टर कंप्लीट करेंगे। रिवाइज्ड एस्टिमेट्स क्या होते हैं? जब हमारे पास बजट एलोकेशंस आ जाती है एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर की, तो ड्यूरिंग द करेंसी ऑफ दैट फाइनेंशियल ईयर जो हमारे एक्सपेंडिचर्स होते हैं, जो हमारे टारगेट्स होते हैं, उनको हमें रिव्यू करना पड़ता है ताकि हम एक्सेस, सरेंडर्स जो है या जो हमारे पास टारगेट की अचीवमेंट होती है उनमें डिफिशिएंसीज वगैरह जो है वो पॉइंट आउट करते जाए और हमारा जो एक्सपेंडिचर है, हमारा जो रेवेन्यू है, उसके ऊपर एक कंट्रोल रहे। ठीक है, तो जब हम ओरिजिनल एस्टिमेट्स को रिव्यू करते हैं और नए एस्टिमेट्स बनाते हैं ड्यूरिंग द करेंसी ऑफ दैट वेरी पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर, उन रिव्यूड एस्टिमेट्स का नाम होता है रिवाइज्ड एस्टिमेट्स। ठीक है, यानी ओरिजिनल जो हमारे पास बजट एस्टिमेट्स होते हैं उनका एक रिवीजन किया जाता है मिड वे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर और उन रिवाइज्ड बजटरी एस्टिमेशंस का नाम है रिवाइज्ड एस्टिमेट्स। ठीक है, और ये रिवाइज्ड एस्टिमेट्स क्यों बनाए जाते हैं? ताकि एक्सेस, सरेंडर्स, टारगेट अचीवमेंट्स पे एक कंट्रोल रहे। ठीक है, नाउ रिवाइज्ड एस्टिमेट्स हम किस तरीके से एग्जामिनेशन में लिखेंगे, किस तरीके से उसे एक्सप्लेन करेंगे? द रिवाइज्ड एस्टिमेट्स आर देयरफॉर एस्टिमेट्स ऑफ द प्रोबेबल रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर ऑफ ए फाइनेंशियल ईयर अंडर वेरियस हेड्स ऑफ अकाउंट वर्कड आउट इन कोर्स ऑफ टाइम व्हाइल द बजट इज अंडर इम्प्लीमेंटेशन ड्यूरिंग ए ईयर। जैसे मैंने आपको बताया, जैसे एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर का बजट अंडर इम्प्लीमेंटेशन ही है, यानी आपकी करेंसी चल रही है फाइनेंशियल ईयर की, लेकिन मिडवे आप क्या करते हैं, अपने ओरिजिनल एस्टिमेट्स को, चाहे वो रेवेन्यू हो या एक्सपेंडिचर हो, उनको आप रिवाइज करते हैं। ठीक है, तो उन रिवाइज्ड एस्टिमेशंस का नाम है रिवाइज्ड एस्टिमेट्स। ठीक है, रिवाइज्ड एस्टिमेट्स जो है ये प्रोबेबल एस्टिमेट्स होते हैं जो कि उसी साल में बनाए जाते हैं जिस साल में हम नेक्स्ट ईयर का बजट प्रिपेयर करते हैं। यानी कि ये हम नेक्स्ट ईयर के लिए नहीं बनाते, ये हम उसी फाइनेंशियल ईयर के लिए बनाते हैं जो चल रहा होता है। ठीक है, यानी कि आज जो है 23 चल रहा है, तो अभी हम फाइनेंशियल ईयर जो है 24 जो आने वाला है, हमारा ईयर जो आने वाला है 24-25, उसके लिए अब हम प्रिपरेशंस करने वाले हैं बजट एस्टिमेशंस की। तो दैट मीन्स जो हमारे रिवाइज्ड एस्टिमेट्स हैं वो इसी साल में बनेंगे, लेकिन वो 24-25 के लिए नहीं बनेंगे, वो यही 23-24 के लिए बनेंगे। मैं फिर से बोलती हूँ, जो रिवाइज्ड एस्टिमेट्स है ये हम उस साल में बनाते हैं जिस साल में नए फाइनेंशियल ईयर की हम बजट एस्टिमेट्स बना रहे होते हैं। तो दैट मीन्स ये उसी पर्टिकुलर साल के लिए बनेंगे जो चल रहा होता है, ये एनसुइंग बजट ईयर या एनसुइंग फाइनेंशियल ईयर के लिए नहीं बनाए जाते। ठीक है, ये जो रिवाइज्ड एस्टिमेट्स होते हैं ये हमें काफी हेल्प करते हैं नेक्स्ट ईयर की बजट एस्टिमेशंस को बनाने में, क्योंकि हम ये उसी साल के लिए बनाते हैं जो चल रहा होता है और इन्हीं की बेसिस पे हम फिर नेक्स्ट ईयर के जो बजट प्रोबेबल्स होते हैं वो फ्रेम करते हैं। ठीक है, फॉर प्रिपरेशन ऑफ दीज रिवाइज्ड एस्टिमेट्स हम उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर जो चल रहा होता है जिसके लिए हमें रिवाइज्ड एस्टिमेट्स बनाने होते हैं, उसके पहले 6 मंथ लेते हैं एज बेस। 6 मंथ्स में कितना एक्सपेंडिचर हुआ वो हम एज बेस लेते हैं और उसी बेसिस पे हम फिर अपने बजटरी एक्सपेंडिचर्स जो है रिवाइज्ड के अंडर फ्रेम करते हैं। ठीक है, तो क्या क्या तरीके हैं रिवाइज्ड एस्टिमेट्स को बनाने में? हमारे पास 3 तरीके हैं रिवाइज्ड एस्टिमेट्स को कैलकुलेट करने के लिए। पहला, हमारा जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा होता है इसके पहले 6 मंथ्स का जो भी एक्सपेंडिचर हमारा हुआ, जो भी हमारे एक्चुअल्स थे, ठीक है, उनका सम प्लस जो हमारा लास्ट फाइनेंशियल ईयर था उसके जो लास्ट 6 मंथ थे उनके एक्चुअल्स का सम। ठीक है, यानी जो हमारा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है इसमें
जो 6 मंथ आपके हो गए, दैट मीन्स ये 6 मंथ के बाद बनता है। यहाँ पे ये बात भी आपको मैं क्लियर कर दूं कि रिवाइज्ड एस्टिमेट 6 मंथ के बाद बनते हैं। फाइनेंशियल ईयर के जो जब 6 मंथ कंप्लीट होते हैं तो उसके बाद ही बनते हैं रिवाइज्ड एस्टिमेट्स ऑफ दैट वेरी फाइनेंशियल ईयर। तो जब 6 मंथ आपके जो है कंप्लीट हो गए, आप उन 6 मंथ के जो एक्चुअल्स यानी कि जो कि आपके एक्चुअल्स में हुए, चाहे खर्चे हुए चाहे रेवेन्यू था, जो भी एक्चुअल था, उसको आप पिछले साल के, पिछले फाइनेंशियल ईयर के लास्ट वाले 6 मंथ एड अप करेंगे और तभी आपको जो है रिवाइज्ड एस्टिमेट्स ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर मिलेंगे। ठीक है, ये पहला तरीका है, यानी एक्चुअल्स ऑफ फर्स्ट 6 मंथ ऑफ करंट ईयर मतलब करंट फाइनेंशियल ईयर प्लस एक्चुअल्स ऑफ लास्ट 6 मंथ ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, जो हम दूसरा तरीका क्या है, जो हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, इसके जो 6 मंथ हुए हैं, उसको जो भी खर्चा उसमें आया, जो भी एक्सपेंडिचर उसमें हुआ या जो भी उसका रेवेन्यू साइड आया हमारा, उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, यानी कि और 6 मंथ्स के लिए। ठीक है, उससे जो फिगर है वो भी हम एज रिवाइज्ड एस्टिमेट्स ले सकते हैं। उसके बाद हम क्या तीसरा तरीका इख्तियार करते हैं, वो ये है कि जो पहले 6 मंथ्स में हमारा खर्चा हुआ जो भी, उसका हम सेम प्रपोर्शन लेते हैं फॉर द एनस्विंग 6 मंथ्स, या अगर पहले 7 मंथ आपने लिए तो एनस्विंग 5 मंथ्स का जो है आप उसका खर्चा जो है एज इन द फॉर्म ऑफ प्रपोर्शन वो लेते हैं, वो आपस में एड अप कर देते हैं और ताकि आपके पास एक फाइनल फिगर मिले। मोस्टली ये मेथड ज्यादा यूज होता है। ठीक है, तो दैट मीन्स टू द फर्स्ट 7 और 6 months ऑफ द एक्सपेंडिचर एड कैलकुलेटेड अमाउंट। ठीक है, तो एग्जैक्ट प्रपोर्शन आप ले लो फॉर द नेक्स्ट 5 और 6 months का, जो आपके पास एग्जैक्टली कैलकुलेट करके आपके पास आएगा। ठीक है, देखिए पहले मेथड में हमने क्या किया, पहले 6 मंथ लिए इस साल के और लास्ट 6 मंथ लिए लास्ट साल के। दूसरे में पहले 6 मंथ लिए इस साल के, उसको मल्टीप्लाई डायरेक्टली 2 कर दिया। यहाँ पे आप प्रपोर्शन लेंगे, सेम प्रपोर्शन, यानी कि जिस हिसाब से आपके 6 मंथ्स का खर्चा हुआ उसी हिसाब से उसी प्रपोर्शन में आप नेक्स्ट 6 मंथों का खर्चा पहले कैलकुलेट करेंगे। या अगर 7 मंथ का खर्चा आपके पास है तो आप जो है नेक्स्ट 5 मंथ्स का जो एक्सपेंडिचर है उसको प्रॉपरली कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, यानी कि प्रपोर्शन, सेम प्रपोर्शन जो है वो आप दिमाग में रखेंगे कि जितना हुआ उतना ही होने वाला है आगे भी। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे, तो उस हिसाब से क्या करेंगे आप काम, वो मंथ्स आपके जो है आप एड अप कर देंगे और आपका जो है फाइनल एक्सपेंडिचर आपका जो है फाइनल रिवाइज्ड एस्टिमेट्स जो है वो आपके सामने आ जाएंगी। ठीक है, तो ये तीसरा तरीका है। अब आप बोलेंगे दूसरे तरीके और तीसरे में क्या फर्क है, वहां पे आप डायरेक्टली 2 मल्टीप्लाई कर देते हो। ठीक, लेकिन यहाँ पे आप हर मंथ का एक कैलकुलेटेड एक्सपेंडिचर ले लेते हो कि हाँ इतना इस मंथ में होगा, इतना इस मंथ में होगा। आप देखते हो 7 मंथ में कितना हुआ, फिर वो 1 मंथ का कितना निकलेगा, उस हिसाब से आप आगे कैलकुलेट करते हो कि आगे के 5 मंथ में या आगे के 6 मंथ में कितना हो जाएगा। उस कैलकुलेटेड पोर्शन को आप यहाँ पे ऐड करते हो, यानी कि जो आपका प्रपोर्शन रहा है उसी इसके हिसाब से आप आगे उसमें जो है एड अप कर देते हो। तो यहाँ पे जो है ये डिफरेंस है इन 2 मेथड्स में आपस में। ठीक है, आई बात समझ। तो ये 3 मेथड्स है फॉर कैलकुलेशन ऑफ रिवाइज्ड एस्टिमेट्स। फाइन, व्हाइल वी कैलकुलेट रिवाइज्ड एस्टिमेट्स वी मस्ट एंश्योर कि जो भी चेंजेस हुई है रेट में, मार्केट हाइक्स में, वो कंसिडरेशन में ली जाए। देखिए फॉर एग्जांपल जनवरी में डीए 1 था, जुलाई में डीए दूसरा आएगा, या कभी कभार एचआरए रेट्स चेंज हुई, या कभी कोई और ट्रांसपोर्टेशन अलाउंसेस में जो है डिफरेंस आ गई। यानी कि अगर रेट्स चेंज होने वाली है तो उनको आप मद्देनजर रखेंगे व्हाइल प्रिपेयरिंग रिवाइज्ड एस्टिमेट्स। ठीक है, तो रिवाइज्ड एस्टिमेट्स को बनाते हुए आपको ग्रेट केयर एंड केयरफुल वॉच रखना पड़ेगा, सो दैट आपको जो है मतलब नियर टू द फाइनल जो आपका जो फाइनल फिगर है वो मिले। ठीक है, और साथ ही साथ ये यहाँ पे मैं कहूंगी कि यहाँ पे इतना वॉच, इतना केयर करने की क्यों जरूरत है, बिकॉज रिवाइज्ड एस्टिमेट्स आपके लिए बेस्ट गाइड होते हैं फॉर प्रिपरेशन ऑफ बजट फॉर द एनसुइंग फाइनेंशियल ईयर, क्योंकि यही फिर रिवाइज्ड एस्टिमेट्स जो है ये हमें एज प्रोबेबल सर्व करते हैं नेक्स्ट ईयर के बजट बनाने के लिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज मॉडिफाइड ग्रांट्स। मॉडिफाइड ग्रांट्स क्या होते हैं? जो हमारे पास ओरिजिनल एस्टिमेट्स होते हैं, ओरिजिनल बजटरी एस्टिमेट्स होते हैं, जब उनको वक्तन फवक्तन
by way of valid orders of reappropriation या acceptance of surrenders या supplementary grants etc. modify किया जाता है तो वो बन जाते हैं modified grants। यानी जो हमारे original grants होते हैं उनको जब under proper orders of reappropriation या surrenders या supplementary grants वगैरह चेंज किया जाता है तो उन चेंज ग्रांट्स को हम मॉडिफाइड ग्रांट्स का नाम देते हैं। ठीक है, मॉडिफाइड ग्रांट्स जो है वो बनाए जाते हैं एट द क्लोजर ऑफ दैट वेरी ईयर, यानी कि जब साल खत्म होता है उसके बाद वो बनते हैं, वो साल के बीचों बीच नहीं बनते, बिकॉज आपको नहीं पता कब आपको अप्रोप्रिएशन करनी पड़े, कब आपको सरेंडर्स दिखाने पड़े, कहां से सप्लीमेंट्री ग्रांट्स आपके पास आ जाए। ठीक है, यानी कि कब आपके फेवर में सप्लीमेंट्री ग्रांट्स जो है वो इशू हो जाए, उनको उनकी सैंक्शन मिले आपको, तो ये बीच में हम नहीं बना सकते साल के। जब आपका साल क्लोज हो जाएगा और आपके पास सारे के सारे रीअप्रोप्रिएशन या सप्लीमेंट्री ग्रांट्स का ऑर्डर होगा जो दैट वेरी फाइनेंशियल ईयर आपके हक में आए होंगे, तो उसके बाद ही आप उन सारी ऑर्डर्स को कंसिडर करके कंसिडरेशन में लेके अपने ओरिजिनल एस्टिमेट्स को जो है मॉडिफाई करके फिर नए ग्रांट्स आपके पास आएंगे, नए एस्टिमेशंस आएंगे और जिनका नाम बनेगा फिर मॉडिफाइड ग्रांट्स। ठीक है, और ये जो मॉडिफाइड ग्रांट्स होते हैं इनको एग्जामिन फिर करती है कौन? पब्लिक अकाउंट्स कमिटी, जबकि इनको हम वर्कआउट करते हैं अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, क्योंकि मॉडिफाइड ग्रांट्स जो फाइनली जितने सारे हमारे पास ग्रांट्स होते हैं, जो भी फाइनल एक्सेस हमारा होता है या सरेंडर होता है, सारा का सारा एक अकाउंट बनाया जाता है लास्ट पे, अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये जो मॉडिफाइड ग्रांट्स है जो आफ्टर द क्लोजर ऑफ दैट वेरी पर्टिकुलर ईयर मतलब बनता है, इसको भी फिर हम शो करते हैं अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, और फिर उस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को जो है पब्लिक अकाउंट्स कमिटी ऑफ द लेजिस्लेचर एग्जामिन करती है। ठीक है, क्योंकि जब आपके पास फाइनल एक आएगा फिगर कि आफ्टर रिअप्रोप्रिएशन, आफ्टर सरेंडर, आफ्टर सप्लीमेंट्री ग्रांट्स आपके ओरिजिनल एस्टिमेट्स पे कितना फर्क पड़ा, तब जाके ही आप फाइनल आपका अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना सकते हैं। ठीक है, तो जब फाइनल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना तो दैट मीन्स वो बनता है इन रेफरेंस टू मॉडिफाइड ग्रांट्स। समझ आई बात? नाउ अप्रोप्रिएशन, रिअप्रोप्रिएशन एंड रिडिस्ट्रीब्यूशन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और डेली जो हमारा जॉब है उसके हिसाब से भी। पहले हम देखेंगे अप्रोप्रिएशन क्या होता है। देखिए, अप्रोप्रिएशन का मतलब है वो अमाउंट, वो पैसा जो कि लेजिस्लेचर ने ऑथराइज किया हो फॉर एक्सपेंडिचर अंडर ए स्पेसिफिक हेड। ठीक है, या जिसको फिर कंट्रोलिंग अथॉरिटी या जिसे हम कहेंगे जो भी आपके डिपार्टमेंट का हेड हो वो, या जो भी आपके डिपार्टमेंट में एओ अकाउंट्स ऑफिसर हो वो अपने डीडीओज के डिस्पोजल पे रखे। ठीक है, यानी आपको मैं सिंपल ऐसे समझाऊंगी कि अप्रोप्रिएशन वो अमाउंट होता है जो आपको बजट सैंक्शन होने के बाद अलॉट किया जाता है। ठीक है, यानी वो पैसा जो कि आपको स्पेसिफिक हेड्स के अंडर अलॉट होता है आफ्टर बजट इज सैंक्शन्ड। समझ आई बात? तो जब बजट फाइनली रिलीज हो जाता है उसे हम कहते हैं अप्रोप्रिएशन ही मिलना, क्योंकि अप्रोप्रिएशन जो है उसका मतलब ही है अमाउंट ऑथराइज होना अंडर वेरियस बजटरी हेड्स आफ्टर द बजट इज क्लोज। ठीक है, जब बजट जो हमारी जो बजटरी प्रोसेस होती है जब वो फाइनलाइज हो जाती है उसके बाद जो भी बजट आपको दिया जाता है अंडर वेरियस अकाउंट हेड्स उसे हम कहते हैं अप्रोप्रिएशन। समझ आई बात? तो उस अप्रोप्रिएशन को जो है एट द डिस्पोजल ऑफ डीडीओज रखा जाता है बाय कंट्रोलिंग ऑफिसर्स, बाय एओज ऑफ द रेस्पेक्टिव एचओडीज, और उसके बाद जो है डिसबर्सिंग ऑफिसर्स उसे जो है, या डीडीओज जिन्हें हम कहेंगे ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर्स, उसे फिर एक्सपेंडिचर उससे करते हैं। ठीक है, हम अप्रोप्रिएशन को इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये अलॉटमेंट्स ऑफ फंड्स है अंडर वेरियस यूनिट्स ऑफ अप्रोप्रिएशन। यूनिट्स ऑफ अप्रोप्रिएशन का मतलब ये है अकाउंट हेड्स। ठीक है, तो अप्रोप्रिएशन जो है ये अलॉटमेंट ऑफ फंड्स है अंडर वेरियस यूनिट्स ऑफ अप्रोप्रिएशन, जो कि फिर स्पेंडिंग अथॉरिटी, चाहे वो सीए हो, चाहे वो एओ हो, चाहे वो डीडीओ हो, दैट इज placed at the disposal of that very spending authority in full, या कुछ हिस्सों में
जैसे हमारी टीए होती है, सैलरी होती है। इन फुल मतलब जो हेड में जितना एक पर्टिकुलर हेड में मिला उतना एक पर्टिकुलर डीडीओ को सारा दे दिया, क्योंकि किसी और को चाहिए नहीं। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो कि हमें सारे डीडीओज को जो है बांट के देने पड़ते हैं, जैसे सैलरी वगैरह, ठीक है। या कोई ऐसी स्कीम है जो कि एक पर्टिकुलर डीडीओ ही संभाल लेता है डिपार्टमेंट का, तो उसका उस यूनिट ऑफ अप्रोप्रिएशन के अंडर जितना फंड आया होगा वो इन फुल उस स्पेंडिंग अथॉरिटी को मिलेगी। लेकिन जो बाकी चीजें हैं जैसे हमारी टीए है, सैलरी है, पीओएल है, ये सारे डीडीओज के अंडर जो है उनको ये खर्चे होते हैं। तो दैट मीन्स यहाँ पे जो यूनिट ऑफ अप्रोप्रिएशन के अंडर आपको अप्रोप्रिएशन मिलेगी वो पार्ट ऑफ दैट अप्रोप्रिएशन सब डीडीओज को मिलेगा, ठीक है। वही मतलब हुआ कि which men are to be placed at the disposal of spending authority in full or a part thereof। फुल आप तब दोगे जब आपको किसी और डीडीओ को वो देने की जरूरत नहीं है, एंड ए पार्ट thereof तब दोगे उस अप्रोप्रिएशन का जब वो सारे डीडीओज को या 10-15 डीडीओज को पर्टेन करता हो, ठीक है। नाउ यूनिट ऑफ अप्रोप्रिएशन जैसे मैंने अभी बताया अकाउंट हेड है, तो यूनिट ऑफ अप्रोप्रिएशन लोवेस्ट अकाउंट हेड माना जाता है जिसके अंडर आप स्पेसिफिक अप्रोप्रिएशन जो है होती है, ठीक है। यानी कि लोवेस्ट अकाउंट हेड, हमें पता है हमारे पास 6 टायर सिस्टम है, जैसे मेजर हेड है, सब मेजर हेड है, माइनर हेड है, सब माइनर हेड है, काफी सारे हेड्स हमारे पास आते हैं उसमें। तो 6 टायर सिस्टम है हमारे पास। तो यूनिट ऑफ अप्रोप्रिएशन उसमें सारा सबसे जो लोवेस्ट हेड आता है उसको हम बोलते हैं यूनिट ऑफ अप्रोप्रिएशन, और उसको फिर हम बाइफरकेट नहीं कर सकते जो कि लोवेस्ट होता है। तो यूनिट ऑफ अप्रोप्रिएशन मीन्स दैट वेरी अकाउंट हेड जो कि लोवेस्ट लेवल पे ऑपरेट होता है फॉर ए स्पेसिफिक अप्रोप्रिएशन, ठीक है। नाउ रीअप्रोप्रिएशन। रीअप्रोप्रिएशन क्या है? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एग्जाम में ऑलमोस्ट आता ही आता है। रीअप्रोप्रिएशन क्या होता है? देखिए, जबकि हमारे पास बजट की एलोकेशंस हो जाती है, जैसे रीअप्रोप्रिएशन एक्ट हो गया, अप्रोप्रिएशन एक्ट हो गया, उसके बाद जो है अप्रोप्रिएशंस जो है ये हमारे पास आ गई, हमारे पास बजट अलॉट हो गया। अब यूनिट्स ऑफ अप्रोप्रिएशंस में भी वो जो है सारा बाय ऑर्डर ऑफ योर कंसर्न्ड कंट्रोलिंग अथॉरिटी वो भी आ गया, यानी कि अब सब डीडीओज के पास जो है बजट आ गया, यानी अप्रोप्रिएशन हो गई सारे डीडीओज को। उसके बाद क्या होता है, ड्यूरिंग द करेंसी ऑफ फाइनेंशियल ईयर किसी डीडीओ को कोई हेड में कम पड़ जाता है, किसी को ज्यादा पड़ जाता है, ठीक है। किसी को सरेंडर करना पड़ता है, किसी को एक्सेस हो जाता है। तो दैट मीन जो कि आपको सेट लिमिट्स होती है वो हार्डली जो है वो एडहेयर हो सकती है ड्यूरिंग द करेंसी ऑफ फाइनेंशियल ईयर। ऐसा नहीं है कि 1 करोड़ दिया तो एग्जैक्टली 1 करोड़ ही होना है या होगा। कभी कभार 80 लाख ही उसमें खर्चा हो जाता है, कभी कभार 1 करोड़ 10 लाख हो जाते हैं, 1 करोड़ 5 लाख हो जाते हैं, ठीक है। तो दैट मीन्स एक्सेस और सरेंडर जो है इट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ अप्रोप्रिएशन, ठीक है। तो दैट मीन्स एक्सेस और सरेंडर्स तो होनी ही होनी है, ठीक। तो आप एग्जैक्टली उस लिमिट्स को एडहेयर नहीं कर पाते हो जितना सेट किया होता है। हाँ, हो जाती है कहीं पे अचीव, लेकिन मोस्टली जो है ऊपर नीचे होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो दैट मीन्स एक्सेस एंड सरेंडर जो है वो पार्ट एंड पार्सल है किसके, अप्रोप्रिएशन के। समझ आई बात? तो हम जो है बजट को एडहेयर नहीं कर सकते उसी लिमिट के साथ जितना दिया है, ऑल्दो हमें करना है, ऐसा नहीं कि हमें चलेगा नहीं। जो लिमिट दी है, पहला तो ये है कि हमें उस चीज को अचीव करना है, उस टारगेट तक पहुंचना है। लेकिन क्या हो जाता है कि यूजुअली वो नहीं हो जाता, ऊपर नीचे होने के चांसेस रहते हैं। मैं ये नहीं कहती कि नहीं चलो नहीं होता है तो चलेगा, नहीं चलेगा। जो आपको लिमिट है आपको उसको एडहेयर करना है, आपको पूरी कोशिश करनी है। यू हैव टू ट्राई योर बेस्ट कि आपको जो लिमिट दी गई है, जो टारगेट दिए गए हैं वो उतनी रहे, उतना अचीव हो। लेकिन क्या हो जाता है, हमेशा ये पॉसिबल नहीं होता। यूजुअली क्या होता है, ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है। तो ये जो ऊपर नीचे हो जाता है इसमें एक्सपेंडिचर में, मैं एक्सपेंडिचर की बात यहाँ पे करूंगी क्योंकि रीअप्रोप्रिएशन जो है वो एक्सपेंडिचर के रिलेटेड ही है, अप्रोप्रिएशन भी एक्सपेंडिचर के रिलेटेड ही है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, जब आपका एक्सपेंडिचर जो है एक डीडीओ का किसी पर्टिकुलर हेड में एक ज्यादा हो जाता है और किसी दूसरे डीडीओ का उसमें कम हो जाता है, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होता है, एडजस्टमेंट्स हो जाती है उस डीडीओ से जो है जिसके पास मतलब जो सरेंडर करता है। सपोज उसको किसी पर्टिकुलर हेड ए में 1 करोड़ दिया गया था,
तो और दूसरे डीडीओ को भी 1 करोड़ दिया गया था। तो पहले वाले डीडीओ को क्या हो जाता है, उसको 80 लाख की उसमें खर्चे हो जाते हैं, 20 बच जाते हैं। वाइल है जो दूसरा डीडीओ होता है उसको जरूरत होती है 10 लाख की, 15 लाख की। तो क्या होता है, उस जो पहला वाला डीडीओ जिसके पास सरेंडर करने को है उससे ले लेके जो दूसरा डीडीओ हो जिसको एक्सेस में जा रहा है एक्सपेंडिचर, उसको दिया जाता है। समझ आई बात? तो दैट मीन्स जो अप्रोप्रिएशन थी उसको जो है रिवाइज किया जाता है, एंड दैट रिवाइज्ड अप्रोप्रिएशन इज नोन एज रीअप्रोप्रिएशन। समझ आई बात? तो रीअप्रोप्रिएशन यूजुअली विद इन ए ग्रांट होता है, विद इन डिफरेंट ग्रांट्स यूजुअली ये नहीं होता। हम आगे पढ़ेंगे क्या रिस्ट्रिक्शंस है, कहां होता है। यूजुअली जो है जब एक डिपार्टमेंट में अप्रोप्रिएशन होती है तो ये विद इन ए ग्रांट होती है, विद इन डिफरेंट ग्रांट्स ये नहीं होती। ठीक है, अब हम थोड़ा सा एक्सप्लेन और करेंगे। वंस अप्रोप्रिएशन जो है हमारी अप्रूव हो जाती है लेजिस्लेचर से फॉर, तो लिमिट्स जैसे मैंने अभी बताया, लिमिट्स जो है वो सेट होते हैं एक्सपेंडिचर पे ऑन वेरियस यूनिट्स ऑफ अप्रोप्रिएशन। लिमिट्स रखी जाती है, ऑल्दो टारगेट्स भी रखे जाते हैं और लिमिट्स भी रखी जाती है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया अप्रोप्रिएशन और अप्रोप्रिएशन ये एक्सपेंडिचर साइड को बिलोंग करती है, तो हम यहाँ पे सिर्फ एक्सपेंडिचर का देखेंगे। तो लिमिट्स रखी जाती है, लेकिन ये जो लिमिट्स है ड्यूरिंग द करेंसी ऑफ फाइनेंशियल ईयर उस पे यूजुअली हम एडहेयर नहीं कर पाते हैं। किसी हेड के अंडर जो है सरप्लस आ जाता है, किसी के अंडर डिमांड आ जाती है। ठीक है, तो क्या होता है, जो कि सरप्लस जहां पे होता है वहां से उठा के वो जो अमाउंट है वो निकाल के हम किसको देते हैं, जहां पे डिमांड होती है, यानी कि जो डीडीओ सरेंडर कर सकता है उससे लेकर के उस डीडीओ को दिया जाता है जिसको एक्सेस हो जाता है। ठीक है, समझ आई बात? यानी सरप्लस जो कि जिसके पास ज्यादा है वो सरप्लस का क्या करेगा, सरेंडर करेगा, देगा किसको, उस डीडीओ को जिसको जो है नीड होगी, जिसको एक्सेस हो गया होगा, यानी जिसके पास डिमांड होगी तो उसको दे देंगे। ठीक है, तो इस चीज को जो है हम क्या कहते हैं, रीअप्रोप्रिएशन। ठीक है, जैसे हम, लेकिन यहां पे क्या होता है, एक और बात मैं यहां पे आपको बता दूं, रीअप्रोप्रिएशन तभी होती है जब इस डीडीओ को पता है कि मुझे 1 करोड़ में से 80 लाख ही खर्च होना है, 20 लाख मेरा खर्च नहीं होना है, तब जाके ही रीअप्रोप्रिएशन हो सकती है। इस डीडीओ से लेकर के दूसरी डीडीओ को दिया जा सकता है। लेकिन अगर फिर ऐसा हुआ कि ये डीडीओ बोलेगा नहीं अब मुझे और जरूरत है, उस कंडीशन में रीअप्रोप्रिएशन अलाउ नहीं है। जब डीडीओ को पता ही नहीं है अभी कि मेरा होगा खर्चा नहीं होगा, वो अभी इसमें इस कंफ्यूजन में है कि हाँ शायद हो सकता है, नहीं। जब आप मतलब फुल श्योर हो कि नहीं इस हेड के अंदर अब मेरा और खर्चा नहीं होने वाला है, मेरा इतना ही खर्चा होने वाला है, तब जाके जो है आपके पास जो सरप्लस होगा वो आप सरेंडर कर सकते हैं दूसरे डीडीओ के लिए। और ये खुद ही नहीं होता है, ये खुद ही नहीं होता है, ये जो आपकी कंट्रोलिंग अथॉरिटी होती है या आपके जो एचओडीज के एओज होते हैं ये वो करते हैं। ये विद इन डीडीओ खुद ही नहीं होता कि एक डीडीओ उठा के दूसरे डीडीओ को देगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। ये आपको रिपोर्ट करना पड़ता है अपने कंट्रोलिंग अथॉरिटी को, अपने कंसर्न जिसके अंडर आप होंगे वो फिर अपने एचओडीज को या जहां पे एओज एक्ट करते हैं, बजटरी हेड ऑन बिहाफ ऑफ एचओडीज, ये उनको जो है हमें मतलब इंटीमेट करना पड़ता है उस डीडीओ को, और वो फिर खुद ही इसकी रीअप्रोप्रिएशन करते हैं। तो डीडीओज खुद एक दूसरे को नहीं दे सकते हैं, ये मैं आपको क्लियर कर दूं, यहाँ पे डीडीओज एक दूसरे को नहीं दे सकते। फॉर एग्जाम्पल अब एक डीडीओ के पास सपोज ऑफिस एक्सपेंडिचर में जो है ज्यादा है, उसको उतना खर्चा नहीं होना, उसके पास सरप्लस है, और दूसरा डीडीओ जो है वो मांग रहा है मुझे जी ऑफिस एक्सपेंडिचर में कम पैसे आए हैं मुझे दे दो, तो ओई टू ओई हम दे सकते हैं। ठीक, एक डीडीओ से लेकर के जिसने रिपोर्ट किया मेरे पास ज्यादा है, दूसरे डीडीओ ने रिपोर्ट किया अपने कंट्रोलिंग अथॉरिटी को मेरे पास कम है, तो उसका ओई से निकाल के इसको दे सकते हैं। इसी तरीके से हम ओई टू पीओएल भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास काफी सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं जहां पे हमें जो है डिफरेंट हेड्स हम नहीं कर सकते हैं। ये तो मीगर था बट ओई टू पीओएल एग्जाम्पल है यहाँ पे, लेकिन जो हमारी मोस्ट ऑफ द हेड्स है उनमें हम नहीं कर सकते। हमारे पास कुछ ही चीजें हैं जहां पे रीअप्रोप्रिएशन होती है, हम अभी देखेंगे आगे क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस है। तो यहां मैं आपको बता दूं कि एडम डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, एचओडीज, कंट्रोलिंग ऑफिसर सब जो है रीअप्रोप्रिएशन कर सकते हैं, लेकिन आफ्टर ऑब्जर्विंग वेरियस कोडल फॉर्मेलिटीज, आफ्टर ऑब्जर्विंग वेरियस रूल्स एंड रेगुलेशंस कर सकते हैं। कंट्रोलिंग अथॉरिटीज भी, एचओडीज भी, एडम डिपार्टमेंट भी, फाइनेंस डिपार्टमेंट भी, लेकिन हर किसी को रूल्स और कोडल प्रोसीजर्स पहले फॉलो करने और हर किसी पे रिस्ट्रिक्शंस भी है। डीडीओज खुद नहीं कर सकते, मैं फिर से दोहराती हूँ, डीडीओज खुद नहीं कर सकते। ठीक है,
नाउ क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस है रीअप्रोप्रिएशन पे। पहले हम देखेंगे जनरल रिस्ट्रिक्शंस क्या है, जो कि सारे डिपार्टमेंट, चाहे वो एडम डिपार्टमेंट हो, चाहे वो एचओडी हो, चाहे वो कंट्रोलिंग अथॉरिटी हो, जो कि तीनों पे जो है लागू होती है। जो जनरल रिस्ट्रिक्शन है रीअप्रोप्रिएशन पे, जो सब पे लागू होती है, ठीक है, वो क्या है, इन तीनों पे मैं कहूंगी, ठीक है। हम अभी फाइनेंस डिपार्टमेंट की बात नहीं कर रहे। ओवरऑल जो होता है रीअप्रोप्रिएशन का ओवरऑल कंट्रोल, वो फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास होता है, क्योंकि वहां से ही आती है हमारी अप्रोप्रिएशंस फाइनलाइज होकर के, जब लेजिस्लेचर से आती है तो उनको हम छोड़ेंगे। लेकिन हम एडम डिपार्टमेंट प्लस हमारा जो एचओडी होता है प्लस हमारे जो कंट्रोलिंग अथॉरिटीज होते हैं, उन पे जनरल क्या रिस्ट्रिक्शंस है रीअप्रोप्रिएशंस के रिगार्डिंग, ठीक है। तो रीअप्रोप्रिएशंस नहीं हो सकती है एक ग्रांट से दूसरे ग्रांट के अंदर, within from one grant to another grant appropriation is not reappropriation is not allowed। एक ग्रांट से दूसरे ग्रांट में अलाउड नहीं है, ठीक है। reappropriation is not allowed from revenue account to capital account and vice versa। कैपिटल से रेवेन्यू, रेवेन्यू से कैपिटल नहीं की जा सकती है रीअप्रोप्रिएशन। फ्रॉम चार्ज टू वोटेड आइटम, फ्रॉम वोटेड टू चार्जेड आइटम नहीं कर सकते हैं रीअप्रोप्रिएशन, ठीक है। ओरिजिनल बजट से कोई पैसा उठा के हम नई एक न्यू सर्विस पे नहीं कर सकते हैं खर्चा, ठीक है, वो भी अलाउड, उसमें भी रीअप्रोप्रिएशन नहीं होती। यानी कि हमारे पास जो ओरिजिनल बजट है वहां पे हमारे पास कहीं पे जो है हम देख रहे हैं सरप्लस है, तो हम वो उठा के एक न्यू सर्विस पे नहीं लगा सकते अंडर अप्रोप्रिएशन, ठीक है। न्यू सर्विस के लिए जो है न्यू शेड्यूल ऑफ एक्सपेंडिचर बनता है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया है, वहां से अलग उसके लिए फंड आएगा। तो यहाँ पे जो है रीअप्रोप्रिएशन नहीं हो सकती है इस रिगार्डिंग भी। रीअप्रोप्रिएशन जो है वो हम नहीं कर सकते आफ्टर द क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर, ये ड्यूरिंग द करेंसी ऑफ फाइनेंशियल ईयर ही होती है। एट द एंड आप नहीं कर सकते हैं कि आपका जो फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो गया, अब आप जो है अपनी लिमिट्स को एडहेयर करने की गर्ज से आप करोगे, नहीं, अब नहीं, ये ड्यूरिंग द करेंसी ऑफ फाइनेंशियल ईयर ही होना चाहिए, ठीक है। Reappropriation cannot be made in order to create provision of funds for such items which have been specifically omitted or reduced by the legislature। That means अगर legislature ने कोई item पे आपको appropriation नहीं दी है, यानी legislature ने budget allot नहीं किया है for some स्पेसिफिक आइटम, या उसमें जो है घटाया है किसी आइटम में, तो उस आइटम के लिए आप ऑलरेडी जो आपके पास फंड्स है उनसे खर्चा नहीं कर सकते। दैट मीन्स वहां पे भी रीअप्रोप्रिएशन नहीं हो सकता। आपके पास किसी हेड के अंडर फंड्स है और आप दूसरे उस आइटम पे लगाना चाहते हैं जिसको ऑलरेडी लेजिस्लेचर ने ओमिट किया है, स्किप किया है, या उस पर रिडक्शन दिखाई है, तो आप जो है वो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। रीअप्रोप्रिएशन कैन नॉट बी मेड इन सच सिचुएशंस। नाउ जैसे मैंने बताया, रीअप्रोप्रिएशन का ओवरऑल जो कंट्रोल है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास होता है, उनकी बजट डिवीजन के पास ओवरऑल कंट्रोल, क्योंकि हमें पता है बजट सारा का सारा फाइनली कंसोलिडेट कहाँ होता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट। मीटिंग्स का कौन शेड्यूल करता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट। और फाइनली जो है लेजिस्लेचर तक कौन पहुंचाता है, फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। तो दैट मीन्स फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है ये ओवरऑल कंट्रोलिंग अथॉरिटी है किसकी, रीअप्रोप्रिएशन की भी और बजट की भी, ठीक है। जो कि सैंक्शन ऑफ ट्रांसफर ऑफ फंड्स within a grant from one major head of account to another major head by means of reappropriation are only issued by finance department। यानी कि एक मेजर हेड से दूसरे मेजर हेड में अगर हमें रीअप्रोप्रिएशन करनी है, वो एडम डिपार्टमेंट नहीं कर सकता, वो एचओडी नहीं कर सकता, वो कंट्रोलिंग अथॉरिटी नहीं कर सकती, वो सिर्फ फाइनेंस डिपार्टमेंट ही कर सकता है, दैट टू विद इन ए ग्रांट, ठीक है। तो विद इन ए ग्रांट जो है, अगर एक मेजर हेड से दूसरे मेजर हेड में रीअप्रोप्रिएशन दिखानी है तो वो फाइनेंस डिपार्टमेंट ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता, ठीक है। हाउएवर पावर्स जो है रीअप्रोप्रिएशन के वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को भी दिए गए हैं और बजट कंट्रोलिंग ऑफिसर्स को भी दिए गए, जैसे मैंने आपको अभी बताया। लेकिन वहां पे क्या हमें बोला गया है कि वहां पे बिटवीन द हेड्स ऑफ अकाउंट्स ही कर सकते हैं, और वो भी कौन से अकाउंट्स, जो कि सबऑर्डिनेट हो मेजर हेड के। दैट मींस मेजर हेड्स के बीच जो रीअप्रोप्रिएशन होगी, दैट टू विद इन ए ग्रांट, वो कौन करेगा, वो करेगा फाइनेंस डिपार्टमेंट। अब मेजर हेड के जो सबऑर्डिनेट हेड्स होते हैं, ठीक है, जैसे हमारे माइनर हेड्स होते हैं, उनमें जो है विद इन ए ग्रांट कौन कर सकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट या बजट कंट्रोलिंग अथॉरिटी कर सकते हैं।
दैट मीन्स सब मेजर हेड, माइनर हेड, सब माइनर हेड जो है उनमें कर सकते हैं कौन? रीअप्रोप्रिएशन। कौन कर सकते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स और बजट कंट्रोलिंग ऑफिसर्स, ठीक है। दैट मीन्स हमारे सीए कंट्रोलिंग अथॉरिटीज या एओ हमारा जो होता है, जो कि एचओडी के बिहाफ पे जो है एसडीडीओ एक्ट करता है, वो कर सकते हैं, लेकिन वो भी विद इन ए ग्रांट, विद इन 2 डिफरेंट ग्रांट्स नहीं, ठीक है। यहां मैं आपको बता दूं, एक डिपार्टमेंट के लिए यूजुअली एक ग्रांट जो होती है वो जो है पेश की जाती है लेजिस्लेचर में। अब जो बहुत ज्यादा बड़े डिपार्टमेंट्स होते हैं वहां पे 1-2 ग्रांट्स, 2-3 ग्रांट्स जो है एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए पेश की जाती है, अदरवाइज एक डिपार्टमेंट के लिए एक ही ग्रांट होती है। तो हम क्यों बार बार विद इन ए ग्रांट बोलते हैं? दैट मीन्स विद इन दैट डिपार्टमेंट, विद इन दैट डिपार्टमेंट, ना कि हमें दूसरे डिपार्टमेंट से लाना पड़ता है बजट, ना कि हमें तीसरे डिपार्टमेंट से बजट मांगना है। हम विद इन ए ग्रांट इसलिए बोलते हैं, दैट मीन्स विद इन द ग्रांट्स जो भी बजट दिए गए हैं फॉर दैट डिपार्टमेंट ओनली, हम उनमें ये उधर इधर कर रहे हैं, हम किसी दूसरे आउटसाइड डिपार्टमेंट से नहीं ला सकते हैं। तो मैं आपको इसलिए बता रही हूं, यहाँ पे एक डिपार्टमेंट के लिए यूजुअली एक ही ग्रांट होती है, ठीक है। तो विद इन दैट ग्रांट जो है हम मेजर हेड्स में, हम माइनर हेड्स में जो है फिर एक्सेस सरेंडर्स में जो आपस में जो है कर सकते हैं रीअप्रोप्रिएशन। इसीलिए मैं बार बार विद इन ए ग्रांट बोल रही हूँ, क्योंकि एक डिपार्टमेंट के लिए एक ही ग्रांट होती है। अब जो बहुत बड़े डिपार्टमेंट्स होते हैं तो वहां पे हम एक से ज्यादा ग्रांट्स जो है लेजिस्लेचर में पेश करते हैं, उनके लिए एक से ज्यादा ग्रांट्स होती है, लेकिन मोस्टली डिपार्टमेंट्स के लिए एक ही ग्रांट होती है, ठीक है। नाउ क्या जनरल रिस्ट्रिक्शंस है रीअप्रोप्रिएशन के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को? एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस है इन एडिशन टू एबो रिस्ट्रिक्शंस? जो हमने ऊपर जनरल रिस्ट्रिक्शंस पढ़ी वो, और जो हमने देखा कि मेजर हेड में नहीं कर सकते हैं वो, इन एडिशन टू दोज रिस्ट्रिक्शंस जो भी हमने अभी पढ़ी, ठीक है, जो भी हमने 7-8 रिस्ट्रिक्शंस अभी तक पढ़ी, उन रिस्ट्रिक्शंस के एडिशन में और क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस है एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट पे? नंबर 1, रीअप्रोप्रिएशन to meet such expenditures which do not stand sanctioned by the competent authority cannot be made. अगर competent authority ने, that means legislature ने कोई आइटम सैंक्शन ही नहीं किया है, तो एडम डिपार्टमेंट उस आइटम के लिए रीअप्रोप्रिएशन नहीं कर सकती, उस आइटम की एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए रीअप्रोप्रिएशन नहीं कर सकती, ठीक है। रीअप्रोप्रिएशन नहीं कर सकते हैं फ्रॉम सैलरीज टू मीट एनी एक्सपेंडिचर ऑन एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर। तो सैलरीज का जो अमाउंट आता है उसमें से हम पैसा निकाल के किसी दूसरे आइटम पे नहीं कर सकते यूज। ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के लिए है गाइडलाइंस, ठीक है। जब एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट नहीं कर सकते तो फिर एचओडीज और बजट कंट्रोलिंग ऑफिसर्स की तो बात ही नहीं है, ठीक है। तो दैट मीन्स सैलरी से रीअप्रोप्रिएशन नहीं हो सकती है, ठीक। जब एडम डिपार्टमेंट ही नहीं है कैपेबल, तो बाकी जो उसकी सबऑर्डिनेट अथॉरिटीज है, डिपार्टमेंट्स है, वो तो कर ही नहीं सकते। हो गया ये भी। उसके बाद सेविंग्स से कंट्रैक्ट ग्रांट में रीअप्रोप्रिएशन नहीं की जा सकती है। नॉन रेकरिंग टू रेकरिंग और रेकरिंग टू नॉन रेकरिंग भी नहीं की जा सकती है, ठीक है। जो कि न्यू सर्विस के लिए प्रोविजन क्रिएट किया गया हो, यानी फंड्स आए होंगे न्यू सर्विस के लिए, उसको किसी और पर्पस के लिए यूटिलाइज नहीं किया जा सकता है, ठीक है। यानी कि जो फंड्स आए हैं न्यू सर्विस के लिए, उसमें अगर कुछ हिसाब को बचता है तो वो किसी और पर्पस के लिए यूज नहीं किया जा सकता, वहां पे भी रीअप्रोप्रिएशन नहीं हो सकती, ठीक है। No reappropriation is made from a lump sum provision provided in the budget pending sanction to its details. अगर लंप सम में कोई बजट किसी आइटम के लिए सैंक्शन किया गया है, क्योंकि लंप सम में क्यों किया गया है? क्योंकि उस आइटम की जो डिटेल्स है वो भी पेंडिंग है, तो अभी उस लंप सम अमाउंट से आप कोई भी रीअप्रोप्रिएशन नहीं कर सकते हैं। आप मतलब एडम डिपार्टमेंट, जब एडम नहीं तो डिपार्टमेंट नहीं, जो कि उसके सबऑर्डिनेट्स होते हैं। जब डिपार्टमेंट्स नहीं, एचओडीज नहीं, तो कंट्रोलिंग अथॉरिटी की बात ही नहीं। तो दैट मीन्स ये जो रिस्ट्रिक्शंस है ये सारी डिपार्टमेंट्स पे जो है लागू होती है, साथ ही साथ एडम डिपार्टमेंट पे भी लागू होती है, ठीक है। कोई भी रीअप्रोप्रिएशन नहीं हो सकती है ऐसी जो कि फाइनली रिजल्ट करे
किसमें? इंक्रीज इन द प्रोविजंस मेंट फॉर टेम्परेरी स्टाफ, यानी कि कोई ऐसी रीअप्रोप्रिएशन नहीं हो सकती है जिससे फिर टेम्परेरी स्टाफ के रिगार्डिंग जो प्रोविजंस रखे हैं उनमें इंक्रीमेंट आ जाए। फाइन। उसके बाद जो भी सीक्रेट सर्विसेज के लिए फंड्स वगैरह जो भी दिए गए हो उससे भी कोई भी जो है रीअप्रोप्रिएशन नहीं की जा सकती है। अगर इंडस्ट्रियल कंसर्न के लिए ग्रांट्स प्रोवाइड किए गए हैं तो वो किसी और कंसर्न के लिए डाइवर्ट नहीं किए जा सकते। ठीक है, कोई भी ऐसी रीअप्रोप्रिएशन नहीं की जा सकती है जो कि रिजल्ट करे एक्सपेंडिचर में, जो कि फिर फ्यूचर ईयर्स में भी आए हमारे पास, यानी कि फ्यूचर ईयर्स के एक्सपेंडिचर्स में जो है रिजल्ट करे, तो ऐसी कोई रीअप्रोप्रिएशन नहीं हो सकती है। ठीक है, जो भी लिमिट है, मॉनेटरी लिमिट है टू सैंक्शन रीअप्रोप्रिएशन बाय द एडम डिपार्टमेंट, उसको फिक्स करती है फाइनेंस डिपार्टमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। ठीक है, कि दैट मीन्स जो भी अब जितना भी इसके बाद बचता है एडम डिपार्टमेंट के पास रीअप्रोप्रिएशन करने में, उसकी जो लिमिट है वो कौन तय करता है? फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो दैट मीन्स एक तो जो हमने पहले वाले ये 6 पढ़े, ये आएंगे आपके जनरल में, उसके बाद जो यहां पे हमने एक पढ़ा ये, प्लस ये सारे के सारे 11, ये सारे के सारे डिपार्टमेंट्स पे, एचओडीज पे, अकाउंट्स ऑफिसर्स पे, कंट्रोलिंग अथॉरिटीज पे और एडम डिपार्टमेंट पे लागू होते हैं रिस्ट्रिक्शंस। तो आप क्वेश्चन अगर आपके पास आएगा व्हाट आर द जनरल रिस्ट्रिक्शंस, आप ये सारे लिख सकते हैं वहां पे। आपको ये मेंशन करने की जरूरत नहीं है कि ये एडम डिपार्टमेंट के लिए है, ये जनरल है। ये सारे के सारे 11 वो 6, इन सब में से जितने आपको याद रख सकते हैं आप, वो आप लिखेंगे किसमें? अगर आपके पास आती है व्हाट आर द रिस्ट्रिक्शंस सेट फॉर रीअप्रोप्रिएशन, ये आप उनमें जो है जितने आपको इन 19 जो ओवरऑल ये होते हैं, 11 ये, उस उधर 6 हो गए, 17 और एक बीच में हमने पढ़ा हो गए 18। तो इन 18 पॉइंट्स में जितने आपको याद रख सकते हैं आप, जितने आपको याद रह सकते हैं उतने आप जो है लिख सकते हैं अगर आपको रिस्ट्रिक्शंस वाला क्वेश्चन आया इस पे रीअप्रोप्रिएशन पे। ठीक है, नाउ जो कि एचओडीज है, अब उन पे जो भी ऊपर हमने रिस्ट्रिक्शंस देखी वो तो है ही, उन पे और क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस है एचओडीज पे और बजट कंट्रोलिंग ऑफिसर्स पे। ठीक है, वो कॉम्पिटेंट है रीअप्रोप्रिएशन सैंक्शन करने के, सब्जेक्ट टू फर्दर रिस्ट्रिक्शंस। एक तो वो वाली 18 रिस्ट्रिक्शंस है ही और ये रिस्ट्रिक्शंस हमारे पास है। ठीक है, पहला क्या हमें बोला गया है कि जो उनके डिस्पोजल पे ग्रांट्स प्लेस किए गए हैं वो रीअप्रोप्रिएशन सिर्फ उसी में से कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी रीअप्रोप्रिएशन नहीं की जा सकती है टू सप्लीमेंट फंड्स अंडर ट्रैवल एक्सपेंसेस। समझ आई बात? या टेम्परेरी एस्टैब्लिशमेंट, अनलेस वो एस्टैब्लिशमेंट्स, वो एक्सपेंडिचर्स सैंक्शन किए गए हो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने। ठीक है, कोई भी रीअप्रोप्रिएशन नहीं कर सकते हैं वो लोग फ्रॉम द एस्टिमेट्स जो कि स्पेशल पर्पसेस के लिए होंगे। ठीक, कोई भी रीअप्रोप्रिएशन नहीं की जा सकती है फॉर किससे? कि हम मीट करें एक्सपेंडिचर्स फॉर ग्रांट इन एड टू आउटसाइड इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, ग्रांट इन एड हमें पता है किस चीज के लिए आता है, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ग्रांट इन एड किसके लिए आता है? ये उन इंस्टीट्यूशंस के लिए आता है जिनको फाइनेंशियली हेल्प की जरूरत होती है। ठीक है, जो कि गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग्स होती है उनको आता है ये। तो ग्रांट इन एड के लिए जो प्रोविजंस है उनको आउटसाइड इंस्टीट्यूशंस यूज करने के लिए हम रीअप्रोप्रिएशन नहीं कर सकते। दैट मीन्स जो ग्रांट इन एड आया वो बस ग्रांट इन एड के लिए ही यूटिलाइज होना चाहिए। ठीक है, और एचओडीज भी रीअप्रोप्रिएशन की वो लिमिट क्रॉस नहीं करनी चाहिए जो उनको फाइनेंस डिपार्टमेंट ने फ्रॉम टाइम टू टाइम रखे हैं। समझ आई बात? तो ये रहा किसका? एचओडीज का। एचओडीज को एक तो वो 18 है प्लस ये 5 और है। तो दैट मीन्स आपको जब आएंगी जनरल रिस्ट्रिक्शंस तो आप उन 18 में से जितने आप चाहो उतने कर सकते हो। इसमें भी अगर चाहो तो कोई ऐड कर सकते हो एचओडी साथ लिख करके। फाइन। नाउ जो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है, चीफ इंजीनियर्स को फुल पावर होता है कि वो सैंक्शन करे रीअप्रोप्रिएशन ऑफ वर्क ग्रांट्स सब्जेक्ट
टू जनरल एंड स्पेशल रिस्ट्रिक्शंस, यानी कि उनको पावर्स है किनको, चीफ इंजीनियर्स को, कि वो रीअप्रोप्रिएशन सैंक्शन करे, लेकिन सब्जेक्ट टू जनरल और स्पेशल रिस्ट्रिक्शंस। जनरल रिस्ट्रिक्शंस हमने देखी क्या क्या है, वो भी उन पे लागू होती है, ठीक है। लेकिन यहां पे आपको एक बात मैं बता दूं, फुल रीअप्रोप्रिएशन का पावर सैंक्शन होने का मतलब क्या है कि उनको कोई मॉनेटरी सीलिंग नहीं होती। जैसे हमने अभी बताया लिमिट एचओडीज पे, लिमिट एडम डिपार्टमेंट पे, यहाँ पे उनको जो है लिमिट नहीं होती है फॉर रीअप्रोप्रिएशन, लेकिन उनको कुछ कंडीशंस है, ठीक है। उनको कोई लिमिट नहीं है, उनको कोई मॉनेटरी सीलिंग नहीं है। मॉनेटरी सीलिंग मतलब कोई लिमिट नहीं है मॉनेटरी कि किस हद तक वो कर सकते हैं, वो आराम से कर सकते हैं, उनको फुल पावर है, लेकिन उनके लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, कुछ कंडीशंस है। No expenditure on a new work is incurred unless it is administratively approved and orders of the competent authority to the taking up of such work have been obtained. वो एक न्यू वर्क पे एक्सपेंडिचर नहीं कर सकते तब तक जब तक उसको कंपिटेंट अथॉरिटी ने अप्रूव किया गया होगा, ठीक है। ताकि अप्रूवल कौन सा अप्रूवल, कि हाँ जी ये काम आप करो, ये काम आप जो है टेकअप करो। अगर कंपिटेंट अथॉरिटी ने ये अप्रूवल दे दिया कि ये जो वर्क है, ये जो न्यू वर्क है, आप इसको टेकअप करो, ठीक है, ऑर्डर्स बाज़ाब्ता इशू किए, तो उस पे जो है आप रीअप्रोप्रिएशन कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो कोई भी एक्सपेंडिचर उस पे नहीं होगा, ठीक है। प्लान टू नॉन प्लान जो है और वाइस वर्सा कोई भी रीअप्रोप्रिएशन नहीं हो सकती, लेकिन चीफ इंजीनियर्स कर सकते हैं फॉर रिकॉर्डेड रीजंस, यानी उनके पास ये पावर है। तो आप ये पॉइंट जो है वहां पे जनरल में भी एड अप कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, क्योंकि आसान है फ्रॉम प्लान टू नॉन प्लान, तो ये आसान है, ये कर सकते हैं आप। रीअप्रोप्रिएशन जो है जिसमें वेरियस डिपार्टमेंट्स की वर्क जो है इन्वॉल्व होती हो, वहां पे प्रेयर कंसेंट लेने से प्रेयर कंसेंट लेने के बगैर आप रीअप्रोप्रिएशन नहीं कर सकते। लेकिन जैसे एक डिपार्टमेंट है, कोई वर्क चल रहा है, इसमें एक ही डिपार्टमेंट की तरफ से, तो एक डिपार्टमेंट की तरफ से है ये, लेकिन इसमें 2-4 डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। अब जब इसमें रीअप्रोप्रिएशन करनी है तो वहां पे क्या है, आपको वहां पे कंसेंट लेनी पड़ती है कंपिटेंट अथॉरिटी की, और ऑब्वियसली डिपार्टमेंट्स की भी जो कि इसमें इन्वॉल्व हो फॉर रीअप्रोप्रिएशन, ठीक है। रीअप्रोप्रिएशन जो है फ्रॉम ओरिजिनल वर्क्स टू रिपेयर्स जो है वो नहीं की जा सकती है। समझ आई बात। नाउ नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो रिडिस्ट्रीब्यूशन है। रिडिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? रिडिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती है रीअप्रोप्रिएशन, ये डिफरेंट है रीअप्रोप्रिएशन से। कैसे? रीअप्रोप्रिएशन में आप एक डीडीओ से फंड लेकर के दूसरे को दे देते हो, सब्जेक्ट टू दोज मेनी रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है। वहां पे आप जो है एक हेड से दूसरे हेड तक भी कर सकते हो, लेकिन सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शंस वो बताया गया है। कैपिटल टू रेवेन्यू नहीं, रेवेन्यू टू कैपिटल नहीं, सैलरी से अदर अकाउंट्स नहीं, ठीक है। जैसे हमारे पास ऑफिस एक्सपेंडिचर है टू पीओएल, वो कर सकते हैं, ठीक। तो कुछ ही कर सकते हैं, मोस्टली वहां पे जो है बिटवीन द हेड्स जो है वो नहीं हो सकती। लेकिन रिडिस्ट्रीब्यूशन जो है ये डिफरेंट है। रिडिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है? एक बार जो डीडीओ ने फंड्स ले लिए, सपोज 5 डीडीओस है, उनको जो है कंट्रोलिंग अथॉरिटी ने फंड्स दे दिए, ABCDE को फंड्स दे दिए। अब एक को क्या हो रहा है, डिमांड आ रही है किसी एक यूनिट ऑफ अप्रोप्रिएशन में, सपोज उसके पास जो है पीओएल में डिमांड है, दूसरे के पास पीओएल में एक्सेस है, ठीक है, तीसरे के पास डिमांड है, चौथे के पास एक्सेस है, लेकिन पीओएल में विद इन सेम यूनिट। डिफरेंस यहाँ पे नहीं है। रीअप्रोप्रिएशन में डिफरेंट यूनिट्स हो सकती है, सब्जेक्ट टू सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस, वहां पे डिफरेंट यूनिट्स हो सकती है, ठीक है, डिफरेंट हेड्स भी हो सकती है, वो मैंने आपको बताया। विद इन द मेजर हेड्स भी हो, सॉरी विद इन द सब मेजर हेड्स भी हो सकती है, विद इन माइनर हेड्स भी हो सकती है, विद इन यूनिट्स ऑफ अप्रोप्रिएशन भी हो सकती है, सब्जेक्ट टू फ्यू रिस्ट्रिक्शंस वहां पे हो सकती है विद इन डिफरेंट हेड्स रीअप्रोप्रिएशन में। लेकिन रिडिस्ट्रीब्यूशन में वो नहीं होता, वहां पे सेम हेड से, जिस हेड्स में आपको जरूरत है किसी दूसरे डीडीओ के पास, अगर उसी हेड में है तो वो हो गई रिडिस्ट्रीब्यूशन। वहां पे क्या होता है, जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी होती है या बाकी कोई कंपिटेंट अथॉरिटी जो है जैसे अकाउंट्स ऑफिसर वगैरह, उसके पास पावर होता है रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स करने में बिटवीन डीडीओस, ठीक। यानी जिस डीडीओ के पास पीओएल में ज्यादा है और जिस डीडीओ को पीओएल में चाहिए,
उस डीडीओ से वो कंट्रोलिंग अथॉरिटी लेकर के दूसरे डीडीओ को दे देती है, लेकिन सेम हेड, यहाँ पे हेड्स चेंज नहीं हो सकते। जैसे हमने रीअप्रोप्रिएशन में देखा, वहां पे विद इन द ग्रांट है, लेकिन विद इन डिफरेंट यूनिट्स ऑफ अप्रोप्रिएशन विद इन डिफरेंट हेड्स हो सकती है। यहाँ पे सेम हेड होना चाहिए, यहाँ पे डिफरेंट नहीं होना चाहिए। और वहां पे रिस्ट्रिक्शन है कि कौन सैंक्शन करेगा, कहां से सैंक्शन होगी। यहाँ पे कंट्रोलिंग अथॉरिटी बिटवीन द हेड्स जो है, बिटवीन द सेम हेड्स, बिटवीन द डिफरेंट डीडीओज कर सकती है, ठीक है, क्योंकि ये उस कंट्रोलिंग अथॉरिटी ने ऑलरेडी दिए होते हैं। सपोज कंट्रोलिंग अथॉरिटी को 1 करोड़ आया था किसी ओई के अंडर, सपोज ओई के अंडर उसको 1 करोड़ आया था, अब उसको 5 डीडीओज को ये जो है देना है। सपोज उसने 20-20 लाख करके 5 डीडीओज को जो है दे दिए। अब एक डीडीओ को 20 के बदले 15 ही खर्चा हो रहा है, एक को जो है 25 जा रहा है, तो वो क्या करेगी, ओई जो है वो नए से डिस्ट्रीब्यूशन का ऑर्डर निकालेगी। उस डीडीओ को जिसके पास सरप्लस है उससे लेकर के जिसके पास एक्सेस हो रहा है खर्चा उसको दे देगी, लेकिन सेम, यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है वो, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी होता है, वो उसको ऑलरेडी डिस्पोजल पे होता है वो पैसा, वो उसी की जिम्मेदारी है कि वो कैसे खर्चा करवाए, तो उसने ऑलरेडी उसको डिस्ट्रीब्यूट किया होता है। लेकिन अब उसको उसी चीज की रिडिस्ट्रीब्यूशन करनी पड़ती है, क्योंकि एक जगह पे नीड अराइज होती है, एक जगह पे जो है सरप्लस होता है। तो यहाँ पे कोई जो है यूनिट्स की कोई चेंज नहीं होती, हेड्स की कोई चेंज नहीं होती, कोई उसके पास रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई है गवर्नमेंट ने, तो दैट मीन्स रिडिस्ट्रीब्यूशन जो है वहां पे फ्रेश डिस्ट्रीब्यूशन होती है ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड फंड्स की बिटवीन 2 और मोर डीडीओज, ठीक है। यानी कि अब ऑलरेडी जैसे मैंने बताया 1 करोड़ दिया था एओ को, या 1 करोड़ आया था किसी कंट्रोलिंग अथॉरिटी को, उसको बोला था ये अपने 5-6 डीडीओज में डिस्ट्रीब्यूट कर दो जिस तरीके से उनकी नीड है। अब उसको जो है उसने कर दिया, लेकिन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम उसको एक डीडीओ ने बोला मुझे कम है, दूसरे ने बोला मुझे ज्यादा है, तो उसको वही जो उसके पास पैसा दिया गया था उसी को फिर से रिडिस्ट्रीब्यूट करना है, ताकि हर किसी की नीड जो है वो सफाइस हो जाए, ठीक है। यानी कि हर किसी को जो है वो बराबर उतना मिले, कोई एक्सेस ना हो जाए, कहीं पे सरेंडर ना हो जाए, जो भी लिमिट्स है वो मतलब कोशिश की जाए कि उतनी जो है वो एडहर हो जाए, और जितना उसको बजट दिया गया है, जितने उसके पास अप्रोप्रिएशन है, उससे वो सारे डीडीओज का जो है बराबर से खर्चा जो है वो पूरा करे। तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या होता है, जो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड फंड होते हैं विद इन द स्पेसिफिक हेड्स, उनको फिर से रिडिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उनको फिर से डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है, तो दैट इज नोन एज रिडिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। वेज ऑफ रिडिस्ट्रीब्यूशन, किस तरीके से रिडिस्ट्रीब्यूशन की जाती है। कंट्रोलिंग अथॉरिटी सीए, कंट्रोलिंग अथॉरिटी जो है वो विड्रॉ कर सकती है एक डीडीओ से जिसने रिपोर्ट किया मेरे पास सरप्लस है, और फिर दूसरे डीडीओ के डिस्पोजल पे प्लेस कर सकती है वही जिसने डिमांड जो है वो रिपोर्ट की थी, ठीक है। या तो कंट्रोलिंग अथॉरिटी एक फ्रेश ऑर्डर इस जिमन में इशू कर सकती है, या फिर डायरेक्टली दूसरे ऑर्डर्स निकाल सकती है विड्रॉवल के, यानी या क्या कर सकती है वो काम, जैसे उसने पहले ऑर्डर्स निकाले थे, इस डीडीओ को इतना, इसको इतना, एक मतलब ज्वाइंट ऑर्डर निकाला था 5 का, या तो उस ऑर्डर को वो क्या कर सकती है, इन सुपरसेशन उस ऑर्डर के नया ऑर्डर निकाल सकती है, यानी कि नए से जो है वहां पे उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है। या वो क्या कर सकती है काम, और जो कि पुराना ऑर्डर उसको वैसे ही रखे, तो एक तरीके का नया ऑर्डर जो एक पर्टिकुलर 2 डीडीओज के बीच में जो है नया ऑर्डर निकाले कि इस डीडीओ से इतना लेके इस डीडीओ को दिया जा रहा है, और जो ओरिजिनल ऑर्डर था वो स्टैंड रहेगा, ठीक है। आई बात समझ। नाउ अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स, अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स क्या होते हैं, वंस हमारे जो फाइनल रीअप्रोप्रिएशन कंप्लीट हो गई, यानी अप्रोप्रिएशन के बाद हमारी जो रीअप्रोप्रिएशन है वो भी कंप्लीट हो गई, तो उस बजट ईयर का जो है एक फाइनल अकाउंट बनता है, जो कि बनाता है कौन, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। यानी ओवरऑल जितनी भी अप्रोप्रिएशन अब एक साल में हुई, चाहे उसमें फिर एडप्ट्स हुए, चाहे उसमें फिर मॉडिफिकेशंस आई, चाहे उसमें फिर सप्लीमेंट्री ग्रांट्स आए, चाहे उसमें रीअप्रोप्रिएशंस हुई, जितनी भी मॉडिफाइज होती है हमारे ओरिजिनल एस्टिमेट, जितनी भी मॉडिफिकेशंस एक साल में हमारे ओरिजिनल एस्टिमेट्स में हुई, उन सबको मद्देनजर रखे, कंसिडरेशन में रखे एक फाइनल एस्टिमेशन बनता है, और उस फाइनल एस्टिमेशन को हम अप्रोप्रिएशन अकाउंट का नाम देते हैं, ठीक है। ये अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है हर इंडिविजुअल ग्रांट के रेस्पेक्टिव पे बनता है, हर एक ग्रांट के लिए एक अलग अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है, और उसको लेजिस्लेचर में कौन प्रेजेंट करता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल विद स्पेसिफिक कमेंट्स, ठीक है। उसके बाद
जब वो लेजिस्लेचर में पेश किए जाते हैं उसको रेफर किया, उन अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स को रेफर किया जाता है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को फॉर देयर एग्जामिनेशन और रिकमेंडेशन के लिए। ठीक है, अगर कहीं पे एक्सेस है, कहीं पे एक्सेस हुआ है तो उसको जो है वैलिड रीजंस के साथ रेगुलराइज किया जाता है बाय ऑब्टेनिंग एक्सेस ग्रांट्स फ्रॉम लेजिस्लेचर। ठीक है, और सेम प्रोसीजर जो है अगर हमें सप्लीमेंट्री ग्रांट्स चाहिए होती है उसके लिए फॉलो किया जाता है। फिर सप्लीमेंट्री ग्रांट्स के लिए जो है लेजिस्लेचर में पेश किया जाता है कि इस चीज के लिए सप्लीमेंट्री ग्रांट्स की जरूरत है। ठीक है, सप्लीमेंट्री ग्रांट्स हम इस साल के नए साल में भी मांग सकते हैं, एक्सेस ग्रांट्स भी नए साल में मांग सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो इस साल में एक्सेस हुआ था तो वो हम मांग सकते हैं। तो अप्रोप्रिएशन अकाउंट एक ऐसा स्टेटमेंट है, एक ऐसा अकाउंट है जिसको कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है वो बनाता है आफ्टर रिसीविंग इंफॉर्मेशन अबाउट रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर फ्रॉम कंसर्न्ड अकाउंटेंट जनरल्स। ठीक है, अगर कोई वेरिएशन होती है सपोज बिटवीन एक्सपेंडिचर एंड अलॉटमेंट, उसको जो है इस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्लियरली दिखाया जाता है और फिर उससे जो जिसकी वजह से वो हुई हो, जिनकी वजह से उनसे एक्सप्लेनेशंस मांगी जाती है। ठीक है, अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में डिस्कस किए जाते हैं जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, अप्रोप्रिएशन बिल, अप्रोप्रिएशन बिल एक ऐसी बिल होती है जिसको इंट्रोड्यूस किया जाता है लेजिस्लेटिव असेंबली में अंडर सेक्शन 81 ऑफ J&K रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 टू प्रोवाइड द अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द यूनियन टेरिटरी। मतलब मैं आपको ऐसे समझाती हूं, जब हमें बजट चाहिए होता है, ये मैंने आपको बजट में सारा पढ़ाया है, जो हमने पढ़े हैं बजटरी प्रोसेस, उसमें मैंने अप्रोप्रिएशन बिल पढ़ा है, थोड़ा आइडिया देती हूँ। जब हमें बजट चाहिए होता है, जबकि बजट सेशन लगता है हमारा फेब में, तो जब बजट चाहिए होता है तो वो किस तरीके से मांगा जाता है, ऐसे हाथ दो फैला के तो नहीं मांगा जाता, उसके लिए बाकायदा एक बिल इंट्रोड्यूस की जाती है और उस बिल को हम बोलते हैं अप्रोप्रिएशन बिल। उस बिल के थ्रू हम मांग करते हैं कि हमें जी कंसोलिडेशन फंड से, कंसोलिडेटेड फंड से पैसा चाहिए इस खर्चे के लिए, और जब वो बिल पास हो जाती है यानी कि बजट जो है वो कंक्लूड हो जाता है, अप्रोप्रिएशन एक्ट बन जाती है वो बिल, और फिर हमें पैसा मिलता है उस एक्सपेंडिचर के लिए जिसे हम कहते हैं बजट मिल जाना। ठीक है, तो अप्रोप्रिएशन बिल क्या है? ये वो तरीका है, ये वो बिल है जिससे हम पैसा मांगते हैं बजट सेशन में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लिए, डिफरेंट वर्क्स के लिए, डिफरेंट कामों के लिए। तो ये जो है सेक्शन 81 ऑफ J&K रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत इंट्रोड्यूस की जाती है। ठीक है, आई बात समझ? इतना आया समझ? सो विद दिस आई विल कंक्लूड टुडेज वीडियो। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या फेसबुक पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको जाने से पहले ये कहूंगी कि प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाले सारे वीडियोस की अपडेशंस मिलती रहे। और लाइक और शेयर इसलिए बोल रही हूँ ताकि जो हमारे सीनियर मेट्स है, कैडर मेट्स है, या जिनको मतलब उतना टाइम नहीं मिलता है कि वो बुक्स के साथ, हमारी इन जो रूलिंग्स के साथ, उनके साथ वक्त बिताए, उन तक ये कंटेंट पहुंच जाए और वो एग्जाम क्वालिफाई करें। थैंक यू वेरी मच।